जंक फूड और जड़ी बूटियां दोनों ही आपके गुर्दों और सेहत को तबाह कर रही हैं। बीइंग एन इमोशनल एंड ड्रामेटिक कॉम, हम दोनों एक्सट्रीम्स पे रहने की कोशिश करते हैं। हमारी सारी मिडल ग्राउंड हाली है। ये सेहत और बीमारी के मामले में मिडल ग्राउंड क्या है, इसका मैं जिक्र करूंगा एंड पे। अब इशू ये है कि हम यहाँ जंक फूड की इंतहा कर देंगे और जब जंक फूड से बीमार हो जाएंगे फिर हम जुगाड़ और जड़ी बूटियों के पीछे पड़ जाएंगे और जो असल सेहत कहानी है, जो असल सेहत का मरकज़ है, वहाँ पे हम रुकते ही नहीं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि असल सेहत का मिडल बैलेंस पॉइंट आपका कहाँ है, कैसे जंक फूड और जुगाड़ या जड़ी बूटियां आपके मर्ज के लिए अच्छी नहीं हैं। ये सारी डिटेल आज की एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। एपिसोड में जाने से पहले कुछ एक दो बड़े डिस्क्लेमर। मेरा जड़ी बूटियों स्पाइसेस के साथ कोई ख़ास इशू नहीं है। मैं उनको प्रमोट अभी इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा अपना कोई ब्रांड नहीं है। इंशाल्लाह 1-2 साल में आ जाएगा। फिर हो सकता है आप मुझसे भी महीने में 2-3 एपिसोड्स ऐसे ही देखें जिसमें मैं मैग्नीशियम सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ, चिया सीड रिकमेंड कर रहा हूँ, सौंफ, ज़ीरा, मल्टीग्रेन आटा अपने ब्रांड के नाम के साथ रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन उसमें भी कोई मसला नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक एक्चुअली फूड एज ए थेरेपी अब इमर्ज हो रही है। यानी कि फूड, हेल्दी नेचुरल फूड को साइंटिस्ट अब रिसर्च में लेके आ रहे हैं कि कैसे ये बीमारियों का एंटीडोट है, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ। इवन कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकती हैं फूड्स, और शायद कैंसर को रिवर्स भी कर सकते हैं फूड के कुछ पार्ट्स। लेकिन ये बात हो रही है सारी नेचुरल हेल्दी फूड की, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मीट, प्रोटीन, अंडे, दूध और इस तरह के हमारे जो बेसिक स्पाइसेस घर में सेहत के दौरान यूज़ होते हैं। इस सब को हम नेचुरल हेल्दी फूड कहते हैं। और इन वेजिटेबल्स में, प्लांट बेस्ड फूड में स्पेसिफिकली कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे कलरफुल केमिकल्स हैं जो कि आपकी ना सिर्फ सेहत को बढ़ाते हैं बल्कि बीमारियों से बचाते हैं। इसका अंदाज़ा हमें और साइंसदानों को अब इसलिए हो रहा है कि जो ही हमने ये फूड अपनी डेली रूटीन में ड्रॉप की है और इसको रिप्लेस कर दिया है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और केमिकल से, तो हमें पता चल रहा है कि ये फूड सिर्फ एक कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का जरिया ही नहीं थी, इसके और भी बड़े सेहत के फ़ायदे थे। अब इसका क्या मतलब है कि हमें हेल्दी फूड लेनी चाहिए? एब्सोल्युटली। पर इसका क्या मतलब है कि ये जो आप जुगाड़ जड़ी बूटियों की शक्ल में लेते हैं एज ए मेडिसन, वो लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसकी क्या वजह है? उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, हम आगे एपिसोड में चल के डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जंक फूड के साथ मेरा क्या इशू है। जंक फूड जिसमें आपके सारे बाहर के इंग्लिश खाने, बेसिकली पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, चीज़ स्टिक्स, पराठा रोल, इस तरह का जितना लतड़म पतड़म है जो कि टोटल केमिकल है, प्लस हमारे जो बाहर के ट्रेडिशनल खाने हैं उनके अंदर बेतहाशा प्रोसेस मीट और केमिकल है। इनमें से ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म ये जंक फूड अल्ट्रा प्रोसेस फॉर्म की है। ये सारे बेसिकली आप ले ज़रूर सकते हैं एज ए मजबूरी समझ के, एज ए पॉइजन समझ के, एज ए टॉक्सिक समझ के। मैं भी खाता हूँ, मुझे भी फैमिली के साथ खाना पड़ जाता है, एयरपोर्ट पे मजबूरन कुछ लेना पड़ जाता है, भूख की शक्ल में, कमज़ोरी की शक्ल में। तो आप कहें यार चलो मैं आज ये जहर, टॉक्सिन, केमिकल ले लेता हूँ, लेकिन फिर मैं इसको 1-आधा महीना या 2 हफ्ते दूंगा अपने जिस्म को कि ये टॉक्सिन सारे मेरी बॉडी से निकल जाएं, फिर ज़रूरत पड़ सकती है ये टॉक्सिन लेने की। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है ये प्योर टॉक्सिन है, केमिकल है। ये ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, ह्यूमन बॉडी इसके लिए नहीं बनी थी। कभी कभार की हद तक ठीक है, हम इसको माइक्रोप्लास्टिक समझ के ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में, डेली बेसिस पे, दिन में 2-3 दफ़ा ये ह्यूमन बॉडी की बर्दाश्त से बाहर है। अब इसमें इशू क्या है? बल्कि बाज़ औक़ात लोग बहस करते हैं कि जी बर्गर में क्या अनहेल्दी है। अब मुझे आप समझाएं कि बर्गर में उस
टमाटर के पीस और सैलड के पत्ते के अलावा हेल्दी है क्या? दोनों तरफ इसकी ब्रेड है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, अगेन डिक्लेयर्ड पॉइजन। उसके बाद आपका प्रोसेस मीट, डिक्लेयर्ड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। बीच में सारी चटनियाँ मसाले जिनके हमें केमिकल्स के नाम ही नहीं पता, प्योर प्योर पॉइजन, डैमेजिंग योर हेल्थ। और फिर आई एम नॉट श्योर के उसके बाद इसमें हेल्दी क्या बचता है, और फिर ढेर सारे नमकियात। अब हम बर्गर को ज़रा तोड़ते फोड़ते हैं। एवरेज अच्छे बीफ बर्गर में कितनी कैलोरीज हैं जी? 295 80 से लेके 500 600 तक। और जब आप इसको अपने सोडे वाले ग्लास और फ्रेंच फ्राइज के साथ कंबाइन करते हैं तो ये 800 1200 कैलोरीज पे पहुंच जाता है। कैलोरीज में न्यूट्रिशन कितनी है? ऑलमोस्ट ज़ीरो। कार्ब्स, प्योर शुगर। उसके बाद आपका प्रोटीन मीट पे डिपेंड करता है, बस 10-12 ग्राम। फिर उसके बाद फैट इसमें बेतहाशा, वो भी सैचुरेटेड फैट, टोटल अनहेल्दी फैट, जो कि सारा अगेन प्रोसेस्ड है, फिर फ्राइड है, हीटेड है, और हमें पता ही नहीं कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। और फिर हम आ जाते हैं हमारा फेवरेट गुर्दे के मरीज़ के लिए, उसके नमकियात की तरफ। और इवन गुर्दा डैमेज होने से पहले भी एक बर्गर में सोडियम तकरीबन 400 से 500 मिलीग्राम, डिपेंड करता है कि बर्गर का साइज़ क्या है, कंपनी क्या है। पोटेशियम तकरीबन 200 से 300 मिलीग्राम, फास्फोरस तकरीबन 170 से 250 मिलीग्राम। अब आप इमेजिन करें कि ये वो नमकियात हैं जिनका आपको पता है, जो कि 1 या 2 बर्गर खाने से आपके दिन की लिमिट ऑलमोस्ट पहुंची पड़ी होती है। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोप्लास्टिक जो है इसमें, उसका हमें आइडिया ही नहीं है कि उनकी क्या क्वांटिटी है, क्या नंबर है, और वो क्या क्या डैमेज करते हैं, उसको भी स्टडी किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें मिलके उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट मिलके हमें करा रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, डायबिटीज़, और फिर आगे सारी जो ट्रेन चल पड़ती है। और फिर वापसी वहाँ से क्योंकि है नहीं तो डेड एंड पे जाके आपको मिल जाता हूँ मैं, कार्डियोलॉजिस्ट या आंखों वाला डॉक्टर। पिज़्ज़े के पीस की बात की जाए तो वो हदें ही क्रॉस हो जाती हैं। बाज़ औक़ात 700 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम तक सोडियम का लेवल पहुंच जाता है एक पिज़्ज़े के पीस में। डिपेंड करता है कि कौन सा पिज़्ज़ा है, साइज़ क्या है स्लाइस का। पोटेशियम और फास्फोरस भी इसी तरह हंड्रेड्स में, 300-400 मिलीग्राम, फास्फोरस 200-300 मिलीग्राम। और वो भी कितनी एक्यूरेट हमें नहीं पता, क्योंकि स्पेशली पिज़्ज़े में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। अब ये सारी चीज़ें ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। एक खास हद तक जाने के बाद वो गिव अप कर देती है, जिसके बाद आप बीमार होते हैं। और यही वजह है कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि अब जो हमारी खुराक और लाइफस्टाइल के हालात हो गए हैं, हमें एज 18 के बाद किसी गाइडलाइंस का इंतज़ार किए बगैर अपना एनुअल चेकअप करवाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मैं वो मरीज़ अपने सामने देख रहा हूँ जो एज 26, 28, 32, 25 में 2-2, 3-3 साल की डायबिटीज़ के बाद मेरे पास गुर्दा डैमेज होने के बाद आ रहे हैं। तो हम एज 45, 50, 55 तक इन टेस्टों के लिए गाइडलाइंस का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो अमेरिका, यूरोप, कनाडा की गाइडलाइंस हमारे पेशेंट्स को स्टडी नहीं कर रही, और हमारे पास कोई गाइडलाइंस हैं नहीं। इसलिए आपको मेरे जैसे कम्युनिटी में बैठे डॉक्टर की तरफ ही रुजू करना पड़ेगा और उसी की बात को सुनना पड़ेगा। दूसरे सेक्शन में हम चलते हैं जड़ी बूटियों की तरफ, जिसको कि मैं जुगाड़ भी कहता होता हूँ, क्योंकि हम उनको जुगाड़ के लिए ही यूज़ करते हैं। अब जड़ी बूटियों से मेरा क्या इशू है? जड़ी बूटियों से, हमारे ट्रेडिशनल सीड से मुझे कोई इशू नहीं है, बल्कि वो बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनको बीमारी में यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं जो मैं जाकर डिस्कस करने लगा हूँ, वो आपके लिए और ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है। आप हेल्दी लाइफ के दौरान सारी मिडल ग्राउंड कवर करके, जिसको मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें अगर आप सौंफ लें, ज़ीरा लें, लेमन पानी लें, नीम के पत्ते लें, थोम की एक तुरी लें, गार्लिक लें, जिंजर लें, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, अपनी फैमिली को भी करवाता हूँ, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन जब आप बीमार होने के बाद इस जुगाड़ की तरफ आते हैं तो उसके क्या इशू हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो पहली बात कि ये सारी जड़ी बूटियां जिनको कि आप जुगाड़ की शक्ल दे देते हैं अपने बीमार होने के बाद, हेल्दी हैं,
नेचुरल फूड्स हैं, इनको हम अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, हर तरह के मसले मसाइल छोटे लेवल के लिए। बीमारी के दौरान जब आप पहले ही मेडिसिन पे हैं, आपका गुर्दा लगा जा रहा है और आपने वो जो फजूलियात थी वो अभी छोड़ी भी नहीं, जिसको हम डिस्कस करके आए हैं, लाइफस्टाइल आपका अभी भी अनहेल्दी है, तो फिर ये चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें सौंफ, ज़ीरा, गार्लिक, अदरक, इस तरह की जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं, ये पोटेंट मेडिसिन इटसेल्फ हैं। इनके बड़े स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट्स हैं, ये बॉडी में जाके उन्हीं मैकेनिज़्म से काम करती हैं जिनसे दवाइयाँ काम करती हैं, बल्कि इन्हीं से शायद दवाइयाँ एक्सट्रैक्ट की गई हैं और यही फाइनल डेस्टिनेशन थी मॉडर्न साइंस की इन हर्ब्स से निकल के। अब जब आप मॉडर्न दवाइयाँ भी यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर ये जड़ी बूटियाँ भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इश्यूज़ होते हैं? बड़ा कॉमन जो कि हमें पता है वो है डाययूरेटिक फैक्ट। इनमें से बहुत ज़्यादा डाययूरेटिक्स हैं, आपका गुर्दा और ख़राब हो जाता है क्योंकि आपकी डोज डाययूरेटिक की या उन मेडिसिन की डबल हो जाती है। और ये मैं अपने मरीज़ों में होता देखता हूँ, स्पेशली जो लेट स्टेज 4-5 पे होते हैं, वो रैपिडली अपना गुर्दा इन चीज़ों के साथ तबाह करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है इंटरेक्शन। अब ये सारी दवाइयाँ जिस्म में, ये सारी अर्ब्स, जड़ी बूटियाँ जिस्म में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे जाके काम करती हैं, स्पेशली लिवर में। लिवर में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, हकीम को भी आप कहते सुनते होंगे कि ये जी जिगर दी मेटाबॉलिज्म सही होगी तो सारा कुछ सही हो गया। ये उस मेटाबॉलिज्म को चेंज करती हैं फॉर गुड और फॉर बैड, डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है। और जिगर में ही सारी दवाइयाँ क्योंकि प्रोसेस हो रही होती हैं, तो उनकी डोज ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से ये दवाइयों के साथ इंटरफेयर करके या उनका असर कम कर देती हैं या दवाइयों का असर बढ़ा देती हैं। तो आपको वो टॉक्सिसिटी हो जाती है जो कि सिर्फ दवाई खाने से नहीं होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है ओवरडोजिंग, कि हम इसको नेचुरल और हेल्दी समझ के ओवरडोज कर देते हैं। अब ओवरडोज आप पानी और सेब को भी नहीं कर सकते। सेब भी जब आप 2 से 3 खाएंगे दिन में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाने हैं। आपको शायद 1 आधे 2 महीने में नज़र ना आए, लेकिन जब आप रेगुलर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना नुकसान हो रहा है। तो ये तो फिर बड़े पोटेंट केमिकल्स हैं, इनको आप ओवरडू करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल धनिया, पुदीने, थोम, अदरक की चटनी है। लोग सुबह 2-2 4-4 थुरियाँ खाते हैं, उसके बाद दोपहर को चटनी में भी वो डालते हैं, उसके बाद सालन में पहले ही उनके हिस्से में थोम और अदरक आना ही होता है। सेम यही काम किया जाता है सौंफ ज़ीरे के साथ। फिर उसको 5-5 7-7 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी हकीम ने कह भी दिया है दिन में 1 दफ़ा करना है, साथ उसने कह दिया नेचुरल चीज़ां ने जी, इन्हां दा कुछ नहीं हुंदा है, नेचुरल चीज़ां ने, वो फिर नेचुरल समझ के नेचुरल हो जाता है और आपके बेतहाशा साइड इफ़ेक्ट नज़र आ जाते हैं। और चौथे नंबर पे बाज़ पेशेंट्स में ब्लीडिंग इशू देखे गए हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स और जो हमारे ब्लड सेल हैं, उन पे ये अर्ब्स बड़ा स्ट्रांगली इफेक्ट करती हैं, उनमें चेंजेस लेके आती हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ये भी मैंने बड़ा कॉमन देखा है अपने पेशेंट्स में, और ये लिटरेचर में रिपोर्टेड भी है, इसलिए इस मामले में भी आपने एहतियात करनी है। अब हम चलते हैं कि मेरे कुछ बड़े सीरियस, लॉजिकल और कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं जिनसे मैं परेशान हूँ। नंबर 1 कि ये सारी हेल्दी चीज़ें हम नॉर्मल रूटीन में क्यों इस्तेमाल नहीं करते? अगर ये इतनी ही हेल्दी हैं, तो हम इनको घरों में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, और क्यों हम वेट करते हैं बीमार होने का, गिरने का, तबाह होने का, उस दिन तक हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? आप बिल्कुल लेमन पानी पिएं, आप बिल्कुल थोम की 1 तुरी अपने दोपहर वाले सलाद में, जो मैं पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, उसमें डाल के खाएं। लेकिन हराम है कोई पाकिस्तानी अपने हेल्दी लाइफ में जो ट्रेडिशनल है वो रोटी सालन के अलावा किसी तरफ फोकस कर ले, और जो जंक फूड पे लगा हुआ है वो जंक फूड के अलावा कोई हराम है कि हेल्दी चीज़ खा ले, और ये दोनों ही डेंजरस हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हेल्दी लाइफ में आप, आपके घर वाले टेस्टों की तरह, अपने एनुअल एग्जामिनेशन की तरह इन हेल्दी चीज़ों से क्यों भागते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम मिडिल ग्राउंड को क्यों खाली छोड़ देते हैं? इन दोनों एक्सट्रीम पे जाने से पहले या जाने की बजाय जो हमारी नेचुरल हेल्दी लाइफ है, सुबह उठ के सूरज को देखना, घंटा वर्जिश करना, ढेर सारा पानी पीना,
नेचुरल फल और सब्जियों का जो सलाद है उनको खाना, हमारा जो नेचुरल हेल्दी मीट है, दूध है, अंडे हैं, चीज़ है, जो हमारी नेचुरल फूड्स हैं, उनको हम बीच में क्यों इग्नोर कर देते हैं। अगर आप जंक में फंस भी गए थे और जंक से आप बीमार हो के निकल आए हैं, तो आप ये मिडल ग्राउंड में हेल्दी में क्यों नहीं स्टे कर सकते। आपने इधर जंप मार के जुगाड़ पे ही क्यों जाना होता है। ये क्या ड्रामाई टर्न है हमारी कौम का, हम कोई नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर सकते, ये मुझे आपने बताना है। शायद आप मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि मैं अभी इन दोनों में से किसी भी एक्सट्रीम पे खुद नहीं गया, मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन से शायद मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। और तीसरा कि हम किस कल्चर में फंस गए हैं, हमारी सोच ऐसी क्यों डेवलप हो चुकी है कि हम ये दोनों एक्सट्रीम्स ही रिकमेंड करते हैं। वही दोस्त हैं, चला यार बर्गर खाइए कुछ नहीं होता, और पी यार सिगरेट, डॉक्टर हैप्पी सारे सिगरेट पींदे ने, चलो जी सिगरेट पीन चलिए जी, आओ जी पिज़्ज़ा खा के आइए। अच्छा, वही दोस्त जब बीमार होगा तो ये बाकी दोस्त उसको कभी नहीं कहेंगे कि यार वर्जिश शुरू करो, पिज़्ज़ा बंद करो, अब हम ऐसा करते हैं कि लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ वॉक करने चलता हूँ, या हम सब मिलके सिगरेट छोड़ते हैं, पानी 2-3 लीटर हम पिएंगे, सुबह हम इंशाल्लाह 4:30-5 बजे जागा करेंगे, हमने वादा कर लिया है कि अब हम सारी ज़िंदगी मरने तक सूरज उगता हुआ देखेंगे, और ग्रूब करने के बाद सूरज को फिर हम सो जाएंगे। उसको फिर सीधा जुगाड़ पे लेके जाएंगे, चला यार तुम मैं उत्थे हकीम को लैके चलना, वाघे बॉर्डर दे कोल 5 किलोमीटर इधर करके हैगा, ते उस हकीम को बस शिफा बड़ी हैगी है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे बेहुदा हमारे दोस्त हैं, या कैसे फजूल से हमारे बुज़ुर्ग हो गए हैं कि पहले जंक पे बच्चे को नहीं रोक सकते, फिर सीधा उसको जुगाड़ पे ले जाते हैं, उसको मिडल में क्यों नहीं रहने देते। ये मेरे कुछ बड़े पेनफुल मासूमाना से सवाल हैं जिनका जवाब आपने मुझे देना है। मैं अब एपिसोड को समराइज़ करके आपका दिमाग खाना बंद करता हूँ कि आपने जंक से भी बचना है, जुगाड़ और जड़ी बूटियों से भी बचना है, आपने मिडल हेल्दी सेहत वाली ग्राउंड में रहना है, जो कि नेचुरल भी है, अभी भी नेचुरल है, 1000-2000 साल पहले भी नेचुरल थी, और अगले शायद कुछ हज़ार साल जब तक कि मशीनें हमारे ऊपर कब्ज़ा नहीं कर लेती, नेचुरल ही रहेंगी। अब इसमें किसी हकीमाना बंदे को, या मौलवी बंदे को, या हकीमाना या मौलवी सोच रखने वाले बंदे को इस टॉपिक से कोई इशू है तो मेरी तरफ से माजरत, लेकिन मैंने ये टॉपिक डिस्कस करना बंद नहीं करना, ये बड़ा अहम टॉपिक है। इससे हमारा वो मरीज़ जो इस जंक से या अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बन चुका है, वो और ज़्यादा मरीज़ ख़राब हो जाता है। तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और इस तरह के मौलवियाना और हकीमाना सोच के बंदों से आपने मुझे बचा के रखना है, अपने घर के मरीज़ों को भी बचा के रखना है। हम इस टॉपिक को अगेन किसी और शक्ल में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिनमें शायद मैं इन अर्ब्स के जिनके के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बिल्कुल मॉडर्न दवाइयों की तरह है साइंटिफिक बेसिस पे, जो कि रिसेंटली डॉक्टर और साइंसदानों ने रिसर्च करना शुरू किया है, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है, स्पेशली वो पेशेंट जिन्होंने जंक से जंप लगा के जड़ी बूटियों पे अपनी केयर ट्रांसफ़र की। मुझे उनकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।